गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग पढ़ रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी देश के लिए, अपना देश के लिए संसाधन तब बनेगा जब उसमें उस देश में रहने वाली जनसंख्या में सरकार द्वारा निवेश किया जाएगा। सरकार जब शिक्षा में, स्वास्थ्य में और कौशल विकास यानी प्रशिक्षण में निवेश करेगी तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो देश के लिए परिसंपत्ति या अच्छा संसाधन बन सकेगी। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि शिक्षा में निवेश से किस तरीके से कोई व्यक्ति एक अच्छा संसाधन अपने देश के लिए बन सकता है। जैसे हम लोगों ने माधव और शकील या जो भी व्यक्ति है, क्या है, माधव और सुधीर की शिक्षा के बारे में पढ़ा कि माधव एक पढ़ लिख कर एक अच्छा नौकरी प्राइवेट सेक्टर में पा गया और माधव वहीं अपने गांव में रहकर अपने माँ बाप का जो पैतृक बिजनेस था मछली पकड़ने वाला वही करता रहा, क्योंकि ना वो अच्छे से पढ़ सका और ना ही उसका स्वास्थ्य सही था। तो आज जो संसाधन के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, वो है स्वास्थ्य। ठीक है ना। जब भी कोई देश अपने यहाँ स्वास्थ्य में अच्छा इन्वेस्टमेंट करता है, निवेश करता है, यानी कहने का मतलब है कि अपने देश में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर लेता है, लोगों में बीमारियां कम रहती हैं, लोग कम बीमार पड़ते हैं या भयंकर बीमारी नहीं रहती है, तो वहाँ के लोग भी अच्छे संसाधन के रूप में डेवलप हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उससे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों की लड़ने से क्या करता है, मदद करता है। अभी मैंने बताया अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं, इसीलिए किसी भी व्यावसायिक संगठन में सिर्फ स्वस्थ कर्मियों को ही नियुक्त किया जाता है। कभी आपने देखा होगा, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे जो वैकेंसी हो, चाहे नौकरी हो, कहीं भी अस्वस्थ व्यक्ति को नहीं रखा जाता। इसीलिए जब भी आपको कहीं नौकरी लगती है तो आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सीएमओ ऑफिस यानी स्वास्थ्य विभाग से बनवा के आपको देना पड़ता है। चाहे वो सही हो या गलत हो, उससे मतलब हमें नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सरकार, संस्था, कंपनी, औद्योगिक फैक्ट्री कोई भी ये नहीं चाहती है कि उसके यहाँ कोई अयोग्य या अस्वस्थ व्यक्ति काम करे, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति अच्छा संसाधन नहीं बन सकता, अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है। ठीक है। अतः स्वास्थ्य जो है स्वयं का कल्याण करने का एक क्या है, अपरिहार्य आधार है, यानी इसको बदला नहीं सकता, ये नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। जिस तरीके से सांस लेना जरूरी है, उसी प्रकार व्यक्ति को सफल होने के लिए, एक अच्छा संसाधन बनने के लिए स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। इसी कारण जनसंख्या की स्वास्थ्य की स्थिति जो है सुधारना किसी भी देश के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि देखिए किस तरीके से जापान 1945 में नष्ट हो चुका था परमाणु बम गिराने के बाद, और उसके पास अपना कोई बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। रोज भूकंप आते हैं। ठीक है। प्रशांत मेखला के पास स्थित है ये, इसीलिए प्रशांत मेखला जो है यहाँ पर अक्सर भयंकर भूकंप आते रहते हैं, और वो भूकंप में जापान भी है। लेकिन उसने कभी अपने भाग का रोना नहीं रोया, और उसने अपने यहाँ के लोगों में, अपने यहाँ की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में शिक्षा पे इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया, स्वास्थ्य पे निवेश किया और कौशल विकास पे निवेश किया, जिसके कारण आज देख लीजिए जापान विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्था है, विकसित देशों की श्रेणी में उसका नाम है। मछली पकड़ने, समुद्री विज्ञान में या और टेक्निकों में, बुलेट ट्रेन, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। साइंस में जापान विश्व में अग्रणी देशों के रूप में आगे खड़ा मिलता दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। देश की जो राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी है जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवाओं तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। यानी जो सरकार की राष्ट्रीय नीति है, उस राष्ट्रीय नीति में सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है उनमें यही रहता है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो जिनको सेवाएं नहीं मिलती, उनको अच्छी सेवाएं मिले, परिवार कल्याण से के संबंधित जानकारी मिले और स्वस्थ और अच्छा पौष्टिक आहार मिले। पौष्टिक आहार के कारण ही बहुत से लोगों को, बच्चों को कुपोषण का शिकार होता है।
और जिसके कारण उन लोगों का जो स्वास्थ्य है या विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। पिछले 5 दशकों में देश में निजी और सरकारी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण हुआ। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, सभी सेक्टरों में ये जो स्वास्थ्य की विचारधाराएं हैं, स्वास्थ्य के प्रति जो लोगों की जागरूकता है, वो अब क्या है, बढ़ी हुई है। देखिए नीचे दिया हुआ है, इन्हीं उपायों को अपनाने से ही जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़कर 2014 में 68.8 वर्ष हो गए। यानी पहले क्या थी, 65 थी। पहले लोग 65 वर्ष तक ही जीते थे जो इस समय है, लेकिन जैसे जैसे सुधार होता गया स्वास्थ्य में, अब क्या हुआ, जीने की जो उम्र है वो 3 साल बढ़ गई। शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 से घटकर 2015 में 37 रह गई। यानी 1000 बच्चों पर क्या था, 1951 में 147 बच्चे 0 से 5 साल के बीच मर जाते थे, लेकिन अब क्या 2015 में 1000 बच्चे जन्म लेने पर मात्र 37 बच्चे ही हैं जो 0 से 5 वर्ष की उम्र में मर जाते हैं। इस अवधि में संशोधित जन्म दर गिरकर 20.8 और मृत्यु दर 6 पर आ गई। यानी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने पर मृत्यु दर में भयंकर कमी आई है और जन्म दर में भी सुधार हुआ है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, यानी लोग अब ज़्यादा उम्र तक जीने लगे हैं। शिशु देखभाल में भी काफ़ी सुधार आया है। इसके लिए देश को आत्मविश्वास और भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए भी जरूरी है। आयु की में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन को अच्छे गुणों से जीने के लिए सिखाता है। शिशुओं में संक्रमण में से रक्षा और माताओं के साथ बच्चों की भी देखभाल और उनको अच्छे किस्म के पोषक तत्व मिलने से भी मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। ये जो चीज़ें हैं ये है क्या है, ये आपके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पे दिया गया है। देखिए इसमें चित्र दिखाया गया कि एक स्वास्थ्य केंद्र है और जिसमें स्वास्थ्य के लिए लोग क्या है, लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है ना। ये एक चित्र दिया है, चित्र में क्या है, इसमें दिखाया गया है कि कहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कहाँ पे आपके सरकारी हॉस्पिटल हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिया गया है। ठीक है ना। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर अभी भी मौलिक जो सुविधाएं हैं वो क्या है, उपलब्ध नहीं है। भारत में कुल 301 डेंटल कॉलेज हैं, 381 मेडिकल कॉलेज है। देश के सिर्फ 4 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अन्य राज्यों से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। तो वहीं दूसरी ओर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में निम्न स्वास्थ्य सूचक हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज की भी बहुत कमी है। अगला है बेरोजगारी, अनडेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। जब बेरोजगारी क्या है, देखिए बेरोजगारी एक तो ये होती है कि लोग को काम करना चाहते हैं और उनको काम ना मिले, तब तो बेरोजगारी है। तब तो ये सही है, लेकिन बेरोजगारी क्या है कि किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से काम ना मिले, तब ये बेरोजगारी होती है। जैसे आप पढ़े लिखे बीटेक एमटेक हैं या टीचर हैं, बीएड किए हैं या और कोई काम किए, तो आपको टीचिंग की ज़रूरत है या कंप्यूटर इंजीनियर की जरूरत, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की जरूरत, लेकिन आपको क्या कहा जाए, आप खेत में काम कीजिए, भट्टे पे काम कीजिए, तो काम तो मिल रहा है लेकिन आपके योग्यता के हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपके लिए क्या कहलाएगा बच्चों, ये आपके लिए बेरोजगारी है। देखिए दिया, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार न मिले, यानी कोई व्यक्ति काम करना चाह रहा है और उसे काम न मिले, तो क्या है, तब बेरोजगारी विद्यमान होती है। वह क्या है, श्रम बल जो जीवन जीने के लिए कार्य करना चाहता है परंतु उसे प्रचलित दर पे काम नहीं मिलता, यानी जीवन खर्चा चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता, तो उसे क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। श्रम बल जो है वो जनसंख्या में वे लोग सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी आयु क्या होती है, बेरोजगारी में कौन कौन से लोग शामिल किए जाते हैं, जिनकी उम्र 16 से और 59 वर्ष है। बच्चों को और बूढ़ों को आश्रित जनसंख्या या निष्क्रिय जनसंख्या या आप वो क्या कहते हैं, आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। भारत के ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी है, परंतु दोनों की बेरोजगारी की जो प्रकृति या जो रूप है उसमें बहुत अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी
मौसमी मतलब जब खेतों में काम रहता है या जहाँ काम रहता है तभी करते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब, अभी हम लोग आगे पढ़े। प्रच्छन्न मतलब कि जहाँ पे एक खेत है, खेत में काम करने वालों की संख्या 4 है और घर में 8 लोग हैं, तो ऐसा लगता है कि 8 लोग काम करते हैं, लेकिन खेतों में कितने लोग काम करते हैं? 4 ही लोग। अगर वो 4 ही लोग रहें तब भी खेती में काम हो जाएगा। यानी जो लोग वास्तव में जो लोग काम करते हैं और जो लोग केवल गिनने के लिए या उनका नाम रहता है, वो क्या कहलाते हैं? वही कहलाती है प्रच्छन्न। छुपी हुई बेरोजगारी को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जबकि नगरीय क्षेत्रों में ज्यादातर शिक्षित बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार नहीं मिल पाता। जैसे मैंने बताया आपको कि कृषि के खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, तो जब खेतों में काम रहता है तभी काम कर पाते हैं। जो आपके तीनों सीजन है, आपका रवि है, खरीफ और जायद है, तभी इनको काम मिलता है। बाकी दिनों में इनको क्या मिलती है? इनको जॉब या रोजगार नहीं मिल पाता। कृषि पर आधारित लोग क्या करते हैं? आमतौर पर इसी समस्या से जूझते रहते हैं। उन्हें वर्ष के कुछ मौसम में ही काम मिलता है। कब मिलता है? जब वो बुआई रहती है, कटाई रहती है, निराई और गहराई रहती है। ठीक है ना। कृषि पर आश्रित जो लोग हैं उन्हें कुछ विशेष महीनों में काम नहीं मिल पाता। ठीक है। यदि किसी कार्य के में 5 लोगों की आवश्यकता है तो वहां 8 लोग कार्य में लगे हैं। यदि 3 अतिरिक्त लोगों को हटा दिया जाए तो भी कृषि की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगा, परंतु हटाए गए 3 लोग प्रच्छन्न बेरोजगार हो जाएंगे। जो मैंने अभी बताया कि घर में आप कोई काम करते हैं, घर में आपका 8 परिवार है, 8 लोगों का एक परिवार है और 8 लोग काम खेत में नहीं करते हैं, लेकिन ये नाम होता है काम करते हैं 5 ही लोग, तो नाम होता है कि 8 लोग कर रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए बच्चों, तो ये 3 लोग अगर निकल जाए तब भी काम क्या होगा? होता रहेगा। ठीक है ना। मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में मुख्य समानता यह है कि दोनों बेरोजगारी की स्थिति कृषि के क्षेत्र में होती है। दोनों बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी किससे संबंधित होता है? कृषि के क्षेत्र से। शिक्षित बेरोजगारी शहरों में अधिक होती है, जहां स्नातक, प्रस्नातक, डिग्री धारक युवक युवतियां रोजगार पाने में क्या रहते हैं? असमर्थ रहते हैं। इन लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता और तब ये बेरोजगारी से ग्रसित हो जाते हैं। बेरोजगारी से श्रम बल व्यर्थ हो जाता है। युवकों में हताशा और निराशा की भावना पैदा होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ बढ़ता है। बोझ क्यों नहीं बढ़ेगा? घर में 2 लोग कमाने वाले हैं, बाकी लोगों को जॉब नहीं मिला है, तो जिनको जॉब नहीं मिला है वो इन्हीं के लोगों के ऊपर क्या करेंगे? जो कमाने वाले लोग हैं उन्हीं के ऊपर तो बोझ रहेंगे। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती जा रही। कार्यरत मतलब वही 16 से 68 साल के जो लोग हैं वो क्या कहलाती है? कार्यरत जनसंख्या कहलाती है। बच्चों और बूढ़ों को आश्रित जनसंख्या या निष्क्रिय जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। लोगों और समाज के जीवन की गुणवत्ता पर दुष्परिणाम पड़ता है। यदि सांख्यिकीय रूप से देखा जाए तो भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। यह एक बड़ी संख्या में क्या है? आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती क्या है? नियोजित लोगों में की जाती है, जबकि उनकी क्षमता जो क्या है? उनके कामों के अनुरूप नहीं हो रहा है। यानी उनकी क्षमता है लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी जो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र है उनमें स्वरोजगार को रखा जाता है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में चला जाता है। यानी कृषि से जो कमाया हुआ भाग वो कहाँ चला जाता है? द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में चला जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण ही कृषि में ऐसा हो पाया है। ठीक है ना। निष्कर्ष के रूप में देखें, जनसंख्या जो है वो मानव पूंजी में उस समय परिवर्तित होती है जब, मैंने बताया, किसी भी देश की जनसंख्या मानव पूंजी या संसाधन में तब बदलती है जब उसे शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा के क्षेत्रों में निवेश किया जाता है। मानव पूंजी किसी भी देश की परिसंपत्ति होती है। यानी जब पढ़ा लिखा रहेगा तो अपने लिए और देश के लिए भी पैसा कमाएगा। आर्थिक अवस्था में 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र आते हैं। मानव संसाधन की बर्बादी बेरोजगारी से होती है, अतः हमें मानव पूंजी का उचित प्रयोग करना चाहिए जिससे राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि के मार्ग भी प्रशस्त हो सके। ठीक है ना। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। आपके इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिख के भेजने हैं। ठीक है ना।